नमस्कार दोस्तों, क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम कभी समय यात्रा कर पाएंगे? वैसे ही इमेजिनेशन अभी भी केवल एक कल्पना मात्र ही है, लेकिन 20वीं सदी से पूर्व इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि समय यात्रा जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। 20वीं सदी से पूर्व सब यही मानते थे कि समय की चाल हर परिस्थिति में एक समान यानी एब्सोल्यूट ही रहती है। चाहे आप अंतरिक्ष में हो, पृथ्वी पर हो या ब्लैक होल के पास हो, समय की चाल हर परिस्थिति में एक समान ही रहेगी। और ऐसा खुद 17वीं सदी के महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में कहा था। फिर 20वीं सदी के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन और गैलीलियो गैलीली के गति के नियमों को बारीकी से समझा। तब उन्होंने पाया कि ना तो गति ही कांस्टेंट है, ना ही समय कांस्टेंट है। तब उन्होंने अपने इसी रिसर्च को अपने रिसर्च पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पब्लिश किया। तब से टाइम ट्रेवल जैसे मजेदार विषय की कल्पना की जाने लगी। तब से लेकर अब तक इस विषय पर सैकड़ों नॉवेल्स लिखे गए, कई शोध पत्र लिखे गए और सैकड़ों फिल्में भी बनाई गई। अब आइए जानते हैं कि उन्होंने टाइम डायलेशन को अपने रिसर्च पेपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किस प्रकार समझाया है। वैसे उन्होंने बहुत सी थ्योरीज दी हैं, लेकिन जिस थ्योरी में उन्होंने टाइम डायलेशन की बात की है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है। और इस थ्योरी के भी दो भाग हैं। पहला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस वीडियो में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम अगले भाग में समझेंगे। इस थ्योरी को समझने से पहले आप इसका ओवरव्यू समझ लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला, सापेक्ष यानी रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन में। इस टर्म को आप समझिएगा। किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन में होने की बात हो रही है तो किसके कंपैरिजन में हो रही है, या फिर हम कहेंगे किसके सापेक्ष हो रही है। जैसे कि पृथ्वी का ही उदाहरण ले लो। पृथ्वी गतिमान है, लेकिन हमारे सापेक्ष में तो पृथ्वी गतिमान नहीं है। पृथ्वी के बाहर से कोई देखेगा तब उसे पृथ्वी गतिमान दिखेगी, तो उसके सापेक्ष में पृथ्वी गतिमान होगी, लेकिन हमारे सापेक्ष में पृथ्वी गतिमान नहीं है। दूसरा, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम सब्जेक्ट के नजरिए को दर्शाता है। दरअसल सापेक्षता को ही रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, लेकिन सापेक्ष यानी रिलेटिव को रेफरेंस फ्रेम बोल दिया जाता है तो थोड़ा मॉडर्न लगता है। उदाहरण के लिए फिर से पृथ्वी का ही उदाहरण ले लेते हैं। पृथ्वी अगर गतिमान है तो हमारे रेफरेंस फ्रेम से गतिमान नहीं है, या फिर हम कहेंगे हमारे सापेक्ष में पृथ्वी गतिमान नहीं है। लेकिन अगर पृथ्वी के बाहर से या फिर चांद पर बैठकर अगर कोई पृथ्वी को देखेगा तो उसके रेफरेंस फ्रेम से पृथ्वी गतिमान होगी, या फिर हम कहेंगे उसके सापेक्ष में पृथ्वी गतिमान होगी। तीसरा, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्सेड यानी नियत, अर्थात उसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो हर दशा में एक समान ही है, तो उसे हम निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कहेंगे, या फिर एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर केवल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि प्रकाश की चाल हर परिस्थिति में एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहती है। अब इस थ्योरी में उन्होंने किन किन रिसर्च को पॉइंट आउट किया है उसे समझते हैं। पहला, उन्होंने बताया है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट। दूसरा, उन्होंने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने पर समय उस ऑब्जेक्ट के लिए धीमा हो जाता है, और लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर समय उसके लिए बहुत ही कम हो जाता है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी टाइम भी रिलेटिव होता है। तीसरा, उन्होंने बताया है कि स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंचने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार छोटा होने लगता है। चौथा, उन्होंने बताया है कि लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ने लगता है। पांचवें में इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी समीकरण दिया, E बराबर mc², यानी किसी भी एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। इन 5 बातों को आइंस्टाइन ने अपने शोध पत्र स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पॉइंट आउट किया है। इसमें से पहली 2 बातों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि इन्हीं 2 बातों में उन्होंने टाइम डायलेशन को पॉइंट आउट किया है। पहला, उन्होंने बताया है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है, ना कि कांस्टेंट। उदाहरण के लिए, आपने कभी किसी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो उसके बगल में खड़ी एक ट्रेन चलने लगती है, तो आपको लगता है कि वो ट्रेन चलने लगी है। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपकी भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन आपकी ट्रेन की स्पीड उस ट्रेन के मुकाबले में कम थी, तो आपको लग रहा था कि वो ट्रेन चल रही है और आपकी ट्रेन खड़ी है। अर्थात बिना किसी रेफरेंस फ्रेम के हम यह नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। कहने का मतलब है कि आपके रेफरेंस फ्रेम से आपकी ट्रेन और उसमें बैठे सभी यात्री रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़े लोगों के रेफरेंस से आपकी ट्रेन मोशन में है। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं, लेकिन इसे समझने से पहले आपको 2 बातों का जानना आवश्यक है। पहला, फिजिक्स के नियम ब्रह्मांड के हर कोने पर लागू होते हैं, चाहे आप पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में हो। दूसरा, लाइट की स्पीड हर परिस्थिति में कांस्टेंट यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगी।
इसे माइकलसन और मोडले नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1887 ईस्वी में ही प्रूव कर दिया था। तो अब आइंस्टाइन ने विचार किया कि अगर लाइट की स्पीड हर परिस्थिति में कांस्टेंट है तो क्या हो अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हों और उस ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब मान लीजिए ट्रेन की फ्लैश लाइट ऑन होती तो ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए लाइट की स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन देखनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड हर परिस्थिति में कांस्टेंट यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, न कम न ज़्यादा। तब उन्होंने गैलीलियो गैलीली के सिद्धांत स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का विचार किया, और वो ये भी जानते थे कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। तो अगर हम टाइम को स्लो कर दें तो नेचर का फंडामेंटल लॉ यानी स्पीड ऑफ लाइट का एब्सोल्यूट मेजरमेंट टूटने से बच जाएगा। आइए इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइट क्लॉक है जिसके दोनों तरफ मिरर लगा है। जब आप उसे ऑन करते हो तो लाइट दोनों मिरर के बीच बाउंस करती है। अब मान लीजिए वही लाइट क्लॉक किसी स्पेसशिप में मौजूद है और वो स्पेसशिप लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि उस लाइट क्लॉक में मौजूद लाइट को स्ट्रेट पाथ की जगह डायगोनल पाथ लेना पड़ रहा है, यानी लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम टाइम को स्लो कर दें तो नेचर का फंडामेंटल लॉ यानी स्पीड ऑफ लाइट का एब्सोल्यूट मेजरमेंट टूटने से बच जाएगा। अगर आप इसका पूरा इक्वेशन चाहते हैं तो कमेंट में बता देना। इस तरह से उन्होंने टाइम डायलेशन को अपने रिसर्च पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रूव किया। तो ये तो रही लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर होने वाला टाइम डायलेशन। अगले वीडियो में हम समझेंगे ग्रेविटी से होने वाला टाइम डायलेशन, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सेकंड रिसर्च पेपर जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्क्राइब किया है। उस वीडियो में हम स्पेस टाइम को भी अच्छी तरह से समझेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं टाइम ट्रेवल सीरीज के 4th पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।